हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो कि ये पेट सिलेबस के अनुसार जो ये चल रहा था शॉर्ट्स नोट्स में, तो उसी का अगला क्रम होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे आज मौर्य साम्राज्य। ठीक है, इसमें धर्म से संबंधित चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि पेट के सिलेबस में जो दिया गया है उसी के अनुसार चल रहा था। तो धर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी वो होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, शैव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, फिर इसके आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे गुप्त साम्राज्य। और इस तरीके से आने जो भी पेट के सिलेबस में है, जो भी मेंशन किया हो, सारे हम एक एक करके शॉर्ट्स नोट्स में देखेंगे। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो मगध साम्राज्य के उदय ने जो है अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित किया था। और इन वंशों के प्रमुख शासकों में अगर देखा जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम महत्वपूर्ण स्थान है, बिंदुसार हैं, और अशोक का नाम जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अब मौर्य वंश के एक एक करके हम शासक के देखेंगे तो संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनका जन्म हुआ था। इनके बारे में अब जान लेते हैं, एक एक करके जानेंगे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और वृषल शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया है, जो कि ये विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक जो मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ उसमें इन्होंने प्रयोग किया है वृषल शब्द इनके लिए। ठीक है, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये चीज़ें जो है प्रयोग किया गया है, वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक जो था घनानंद को हरा कर जो है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की जो है स्थापना किया था मगध के सिंहासन पर। और सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंट्रोकट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। मगध की गद्दी पर इन्होंने 322 ईस्वी में जो है बैठे थे। और ये जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म के अनुयायी थे। सेंट्रोकट्स का अन्य नाम कहा गया है, जस्टिन के द्वारा इनका सेंट्रोकट्स के नाम से जाना जाता है। और 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को इन्होंने जो है पराजित किया था। चाणक्य की अगर हम बात करेंगे, चाणक्य की बात कर लेते हैं तो इनका अन्य नाम कौटिल्य है। ठीक है, इनका विष्णुगुप्त जो है बचपन का नाम है। और इनका जो है ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जो बहुत बार पूछा जाता है, और ये राजनीति से संबंधित है। ठीक है, और इन्हें जो है चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और भारत का मुक्तिदाता यानी कि लिबरेटर ऑफ इंडिया, ये चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित विलियम्स जोन्स ने इन्हें जो है सेंट्रोकट्स के रूप में पहचान किया था। और संधि हुआ था जब इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो संधि हुआ था। और संधि शर्तों के अनुसार इनको 4 प्रांत मिला था, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ठीक है, ये चंद्रगुप्त को प्राप्त हुआ था। सेल्यूकस की पुत्री जो थी कार्नेलिया, उसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। और जैन धर्म की दीक्षा जो है इन्होंने गुरु भद्रबाहु से प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इनके बारे में अगर हम देखें तो इनका राजकीय चिन्ह जो था वो मयूर था। ठीक है, राजकीय चिन्ह चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? मयूर था। इनकी भाषा जो होती थी वो पाली भाषा होती थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शिक्षा का केंद्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण था तक्षशिला, ये याद रखिएगा। तक्षशिला जो था ये शिक्षा का केंद्र चंद्रगुप्त मौर्य के काल में महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, चंद्रगुप्त जो है इनका विवाह जो हेलेना से हुआ था, जो कि सिकंदर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री थी। ठीक है, और इनके कार्यकाल में मेगास्थनीज आया था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और इसकी एक पुस्तक है इंडिका, जो कि बहुत ही फेमस है और इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इंडिका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र के बारे में अगर बात करें तो ये विशाल प्राचीर से घिरा हुआ एक पाटलिपुत्र शहर था, जो कि इसमें 64 द्वार और 570 जो है बुर्ज थे। ठीक है, पाटलिपुत्र क्या थी? इस राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अंतिम समय इन्होंने जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है स्थान पर बिताया था अंतिम समय। और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, जिसका इन्होंने उपवास रखा था, उपवास के कारण जो है 298 ईसा पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई चंद्रगुप्त के बारे में। और अगर हम इसमें देखते हैं, बात करें चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न नाम अलग अलग अभिलेख में प्राप्त हुए हैं। और सबसे मेन याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख का, जिसमें इनका प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त का प्राचीनतम नाम मिलता है।
ठीक है। चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक था जो सेल्यूकस निकेटर, उसको हराया था। और इसके बाद अगर देखें तो स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य एक उपनाम पालीब्रोथस था, यानी पाटलिपुत्रक इसका नाम, एक और अन्य नाम था पालीब्रोथस। ठीक है, पालीब्रोथस, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये 297 या 298 ईस्वी में, कहीं कहीं 297 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, तो 297 ईसा पूर्व में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। सेल्यूकस से जो युद्ध हुआ था वो 305 से 304 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार की बात करेंगे तो बिंदुसार जो था ये चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और ये जो है गद्दी पर बैठा 298 ईसा पूर्व में, और 273 ईसा पूर्व तक ये गद्दी पर रहा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य एवं इसकी माता का नाम दूधर्रा था, और ये उसका पुत्र था। ठीक है, इसको अमित्रघात भी कहा जाता है, यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा गया, जो जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, अमित्रघात में शत्रुओं का नाश करने वाला। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है। जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन इसको नाम दिया गया है। चीनी विवरण में इसका नाम बिंदुपाल मिलता है, और स्ट्रेबो के अनुसार जो है अलिट्रोकेटस इसको कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका नाम जो है रखा गया मिला है। और ये जो है बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और इसका प्रधानमंत्री का नाम था खल्लाटक। ठीक है, कुछ समय तक चाणक्य रहे थे, इसके बाद में खल्लाटक हो गया था इसका प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगर हम देखें तो सीरिया का शासक जो था एंटियोकस फर्स्ट ने डायमेकस नामक व्यक्ति को जो है डायमेकस नामक व्यक्ति को कहाँ पर भेजा था? बिंदुसार के राज दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त किया था, भेजा था। ठीक है, मिस्र शासक जो फिलाडेल्फस था, फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डायनियसियस नामक मिस्र राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। दिव्योदान में उल्लेख जो है आजीवक संप्रदाय के फिंगल फिक्स में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब इसके अगर हम देखें तो 273 ईस्वी में ये गद्दी पर राजगद्दी पर बैठा, 232 ईस्वी ईसा पूर्व तक ये रहा था। ठीक है, इसके ये जो है बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, और ये जब राजा नहीं था तो उसके पहले जो है अमंती यानी कि उज्जैन में ये राज्यपाल रहा था। ठीक है, बिंदुसार के समय जब बिंदुसार राजा था तब ये उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था इसको। इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो इसके नाम जो है अशोक का नाम जो है इसके कुछ इसके काल में अभिलेख से प्रचलित है। तो अशोक का नाम जो है मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडोगोलम के लेख में जो उल्लेखित मिलता है। ठीक है, ये सारे अभिलेख हैं और इसी में जो है इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद पुराणों में जो है इसे अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। और इसके बाद इसमें देखें तो ये शिलालेखों का जनक इसे ही कहा जाता है। शिलालेख का सर्वप्रथम इसे ने ही सबसे ज़्यादा जो है इसके काल में शिलालेख लिखे गए, तो शिलालेखों का जनक भी इसे कहा जाता है। कलिंग पर आक्रमण इसने किया था 261 ईसा पूर्व में, और ये 13वां शिलालेख में जो है मिलता है, जो कि इसमें जो है कलिंग के युद्ध में बहुत सारे लोग जो है मारे गए थे। युद्ध हुआ था जिसमें अशोक को विजय प्राप्त हुई थी। और इसके बाद इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, और शिलालेखों में जो है ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 भाषाओं का प्रयोग जो है शिलालेखों में किया गया है। अब टोटल अशोक के प्रमुख शिलालेखों में अगर हम बात करें तो इसके 14 शिलालेख थे प्रमुख। उसमें से सब में कुछ ना कुछ लिखा गया कुछ किसी चीज़ के बारे में। तो देखा जाए तो पहला शिलालेख में कहा गया कि पशु बल की निंदा की गई है। ठीक है, दूसरे शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख जो है इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वह हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और उसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। चौथा जो शिलालेख था इसमें जो है भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई। ठीक है, धम्म घोष ये जो है चौथे शिलालेख में जो है किया गया है। 5वें शिलालेख में जो धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। 6ठे शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है।
आत्मनियंत्रण की जो है शिक्षा छठे शिलालेख में दिया गया है। 7वां और 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का जो है उल्लेख है, वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें देखें तो 9वां शिलालेख में जो है सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में जो है आदेश दिया है अशोक ने कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है। 12वां जो शिलालेख इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख जो है इसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और इसी में अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख है जहाँ उसने धम्म प्रचारक भेजे। 14वें शिलालेख में जो है अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इस चीज़ें प्रमुख शिलालेख थे जिसको हम लोगों ने देखा। अब शिलालेख की खोज जो किया गया सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पेट्रोदी पैंथेलर ने किया था और पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को प्राप्त हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल शिलालेख 14 हैं और स्तंभ लेख टोटल 7 हैं जो कि ब्राह्मी लेख में जो है लिखा गया है। तो चीज़ें ये जो है ज़रूर पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें देखिए शिलालेख और स्तंभ लेख और एक आता है गुहा लेख। तो 3 प्रकार के लेख अशोक के काल में हैं। शिलालेख में जो दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख आए, स्तंभ लेख में दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख आया। ठीक है, और गुहा लेख तीसरा एक अलग था। तो इस तरीके से इसमें बातें हुई। ठीक है, अब इसमें आगे हम देखें तो कौशाम्बी अभिलेख को जो है रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, कौशाम्बी जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसको रानी का अभिलेख कहा गया। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा है और सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो है रुम्मदेई का अभिलेख। रुम्मदेई का अभिलेख जो है सबसे छोटा अभिलेख है। इसी में जो है लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 जो है कर दिया गया था। 1/8 भाग कर दिया गया और लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर जो है माफ़ कर दिया गया था। ठीक है, महास्थान यानी कि पहले बांग्लादेश को महास्थान कहा जाता है। बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्यकाल के अकाल, सूखा और देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण भी प्राप्त हुआ था। प्रथम अभिलेख शिलालेख में ये घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। ये किसमें है? प्रथम शिलालेख में, प्रथम शिलालेख में घोषणा किया गया है। ठीक है, अशोक का सारेकुना अभिलेख जो है ग्रीक एवं अरमोइक काल में भाषाओं में प्राप्त हुआ है। इसके बाद इसमें देखें तो सांची स्तूप का निर्माण जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांची में अशोक के कार्यकाल में ही करवाया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है, सांची का स्तूप। और एक है अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने ही करवाया था। ठीक है, अशोक के समय ही मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जो है 5 रखी गई, 5 थी। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है जिसे महापात्र कहा जाता था, महापात्र। ठीक है, और ये जो है इसकी संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या टोटल 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा गया है, चर जो है जासूस को कहा गया है, ये भी याद रखिएगा। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें 12, 16 या 20 सदस्य उसमें हुआ करते थे। तो ये चीज़ें जो है रखी गई थी अशोक के समय। ठीक है, लघु शिलालेख में अगर देखेंगे तो रूपनाथ का शिलालेख, गुर्जरा का शिलालेख है। ठीक है, ये सहसाराम का शिलालेख, ये सब कहाँ पड़ता है? रूपनाथ मध्य प्रदेश में, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, सहसाराम बिहार में है। ये टोटल कुल मिला के 13 लघु शिलालेख रखे थे। स्तंभ लेख में अगर हम बात करें तो कुछ लेख प्रसार स्तंभों पर यानी पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए हैं जिसके कारण ये स्तंभ लेख के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों में 2 वर्ग, एक बृहत और एक लेख स्तंभ लेख शामिल है। ठीक है, बृहत स्तंभ लेख में अगर देखेंगे तो टोटल संख्या इनकी 7 है जो भिन्न भिन्न जगहों पे मिलते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो मेरठ का स्तंभ लेख, टोपरा स्तंभ लेख, प्रयागराज स्तंभ लेख और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख, लौरिया आर्यराज स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख, ये सभी जो है स्तंभ लेख मिलते हैं। ठीक है, अशोक के कुछ स्तंभों पर केवल एक लेख हैं, अतः इन्हें 7 बृहत स्तंभ लेखों के क्रम में रखा गया और ये लघु स्तंभ में रखे जाते हैं, कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें अगर हम देखें तो कुछ अशोक के उत्तराधिकारी हुए इसके बाद, और उसमें पहला था कुणाल। ठीक है, कुणाल जो था ये 232 से 224 ईसा पूर्व तक रहा और इसको धर्म विवर्धन भी कहा गया है, धर्म विवर्धन भी कहा गया है, इसका दूसरा नाम है। ठीक है,
और इसके बाद दशरथ हुआ जो कि आजीवक धर्म का उपासक था, इसे बंधुपालित कहा गया दूसरा नाम। संप्रित हुआ जो कि योग्य शासक था एक, ये दुपालित इसको दूसरा नाम था और ये जैन धर्म का उपासक था, ठीक है। इसके बाद शालिसुख हुआ, देववर्मन हुआ, शतधनुष हुआ, फिर लास्ट में सबसे अंतिम जो था मौर्य साम्राज्य का वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था ये अंतिम मौर्य शासक था जो कि इसके सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उसी ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से मौर्य वंश जो है समाप्त होते हैं राजा, ठीक है। ये लास्ट वाला पूछा जाता है कि बृहद्रथ, ये पूछा जाता है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक का नाम क्या है, तो बृहद्रथ था, ठीक है। अब मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल प्रांतों की संख्या 5 थी और प्रांतों को चक्र कहा जाता था और उनके प्रशासन को कुमार या आर्यपुत्र या फिर राष्ट्रिक कहलाते थे जो उनके प्रशासक होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है और जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो थी वो ग्राम थी और उसके मुखिया को ग्रामी कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा जो था वो गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता था वो सेनापति कहलाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन जो है टोटल 137 वर्षों तक रहा था, इसके बाद समाप्त हो गया, फिर शुंग वंश आया। तो इस तरीके से इसमें जो है था मौर्य वंश जिसको हम लोगों ने देखा। और अगर हम देखें इसमें तो इसका सैन्य संगठन बहुत ही अच्छा था। एक विशाल स्थायी सेना का भी चंद्रगुप्त मौर्य ने गठन किया था। प्रशासन की तरफ से सेना का देखभाल उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य व मेगस्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य मीन्स चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के अनुसार सेना जो है चतुरंगड़ी थी, यानी कि पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ चारों प्रकार के थे और सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए थे जिनकी सुरक्षा दुर्गपाल व अंतपाल करते थे, ठीक है। इसमें पुलिस व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था भी थी मौर्य वंशों में। मौर्य शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रांत था, प्रांत के बाद जनपद और जनपद जो है 2 भागों में बट गया, नगर और गांव, ठीक है। इसके बाद नगर में परिषदें बनाई गई जो प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है चीज़ें हुई। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करिए, ठीक है। और इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा गुप्त वंश जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होगा, पेट के लिए वही चीज़ें देखी जाएंगी। अब मौर्य वंश को पढ़ने को बैठेंगे तो बहुत बड़ा ये चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया गया है जो सभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़ना है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।